नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस का टॉपिक है मार्क्स एंड लेनिन। तो ये दो विचारकों के बारे में हम जानेंगे प्रैक्टिस के थ्रू, और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस चैनल पर मिलेंगे, और जो कुछ कमी है अभी मैं वो डाल रही हूँ। तो ये फुल कोर्स सीरीज़ है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस में अपनी रीच बना सकते हैं और प्रैक्टिस में भी डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किस पद्धति के माध्यम से मार्क्स ने राज्य का अनुसंधान किया? ऑप्शन है आपके सामने: भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक या तुलनात्मक या आगमन। कौन सी पद्धति के थ्रू इन्होंने जो है राज्य का अनुसंधान किया है? तो इन्होंने ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो ये द्वंद्वात्मक है इसके द्वारा इन्होंने राज्य का अनुसंधान किया है। जबकि जो ये तुलनात्मक है, ये तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किसने किया था? ये अरस्तू के द्वारा किया गया था। और आगमन पद्धति का भी अरस्तू के द्वारा प्रयोग किया गया था। इन दोनों पद्धतियों को किसने प्रयोग किया था? अरस्तू ने। ठीक है, अरस्तू ने क्या किया था? 158 जो कंट्रीज़ थी उनके संविधान का, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने क्या किया था कि अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था, तुलनात्मक स्टडी करके इन्होंने तो इस पद्धति का यूज किया था इन्होंने, और आगमन पद्धति का भी यूज किया था। और जो अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स क्या है? ये भौतिकवाद शब्द इन्होंने कहाँ से लिया, और द्वंद्वात्मक शब्द इन्होंने कहाँ से लिया? तो द्वंद्वात्मक शब्द जो है इन्होंने हेगल से लिया है। हेगल इनसे लिया है। और भौतिकवाद किससे लिया है? फ्यूरबैक से। ठीक है, इनसे लिया है इन्होंने, और इन दोनों से ये बहुत प्रभावित थे। क्वेश्चन आता है मार्क्स किससे प्रभावित था? तो हेगल और फ्यूरबैक से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अगर कभी कभी क्या करता है कि और पीछे जाने के लिए कभी हेगल को हटा दिया तो रूसो डाल देता है, फ्यूरबैक और रूसो। तो आप वो भी ऑप्शन ठीक निकलेगा अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो। और तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए कितने युगों का वर्णन किया है? मार्क्स ने क्या किया था? आर्थिक अवस्थाओं को वर्णन करने के लिए इन्होंने युगों का वर्णन किया था। क्या किया था? इन्होंने युगों का वर्णन किया था। तो कितने युगों का वर्णन किया था? 4, 5, 6 या 7? तो इन्होंने 5 युगों का वर्णन किया था। 5 युगों का इन्होंने वर्णन किया है। कौन कौन से हैं? एक तो होता है आदिम साम्यवादी युग। पहला देख लेते हैं इनका, आदिम साम्यवादी युग। दूसरा क्या है इनका? दास युग। तीसरा क्या है? सामंती युग। चौथा क्या है? चौथा है इनका पूंजीवादी युग। इन युगों में ये आर्थिक अवस्थाओं को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था थी, कैसे कैसे जो समाज वर्गीकृत था, किन किन वर्गों में ये बटा हुआ था। जबकि पांचवा है जो कि इनका अपना जो कल्पना थी, साम्यवादी युग। ठीक है, तो 5 बोला था कि 4 तक जो है ये कंप्लीट हो गया है, और 5वां अब ये साम्यवादी युग आएगा, ऐसा इनका मानना था। तो ये जो है 5 अवस्थाएं दी थी। आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए 5 युगों को बताया था कि ये 5 युग हैं, और इसमें ऐसे ये आर्थिक अवस्थाएं होंगी, या कि आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी ऐसी इस तरह से। तो ये सारा इसके अंतर्गत इन्होंने बेसिकली आर्थिक व्यवस्थाओं को, आर्थिक जो वहाँ पर
प्रोसेस था उसका वर्णन किया, वर्ग विभाजन को वर्णन किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जमींदार और किसान किस युग की विशेषता है। जमींदार और किसान किस युग की विशेषता है? तो दास युग की है, या आदिम साम्यवादी युग की है, या सामंती युग की है, या पूंजीवादी युग की है। तो जमींदार और किसान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो ये सामंती युग की है। सामंती युग की व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सामंती युग में ये 2 वर्ग यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जमींदार और दूसरा वर्ग कौन सा होता है? पहला जमींदार, दूसरा किसान होता है। ठीक है, और अगर हम दास युग की बात करें तो दास युग में कौन कौन से होते हैं? स्वामी और दास होते हैं। इसमें भी 2, सब में कहते हैं कि देखो 2 जो है वर्ग रहते हैं समाज में। इसमें कौन सा रहता है? स्वामी और दास की व्यवस्था रहती है। इसमें क्या है, छोटे छोटे उत्पादन के साधन का उदय हुआ है, तो दास का शोषण बहुत ज़्यादा नहीं है। छोटे छोटे उत्पादन का साधन इसमें हुआ है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और आदिम साम्यवादी युग की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 क्या होते हैं? इसमें भी 2 वर्ग होते हैं, पहला और दूसरा। कौन कौन सा होता है इसमें आदिम साम्यवादी, ओके, इसमें जो है ये आदिम साम्यवादी युग में कुछ नहीं होता है। इसमें जो है प्राकृतिक साधनों का सब उपभोग करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ सब बराबर होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का सभी उपयोग करते हैं। तो यहाँ सभी बराबर, आप इसको ऐसे समझ लें कि सभी यहाँ बराबर होते हैं। और मार्क्स जो है यही चाहता है, यही व्यवस्था चाहता है, सभी बराबर होते हैं। तो आदिम पहले का साम्यवादी युग है, मार्क्स वो अब वही साम्यवादी युग लाएगा, क्योंकि आदिम में लोग सभ्य नहीं थे, अभी लोग सभ्य हो चुके हैं। लेकिन वो क्या कहता है, आदिम हट जाएगा, लेकिन वो साम्यवादी युग लाना चाहता है। तो ये उसको यही पसंद है और यहीं से वो अपने आगे के विचार जो है गढ़ रहा है, बुन रहा है। पूंजीवादी युग में इसमें 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो पूंजीपति होते हैं और मजदूर होते हैं, है ना। पूंजीपति और दूसरा मजदूर होते हैं, और इनके बीच जो है हमेशा संघर्ष चलता रहता है, वर्ग संघर्ष जो है चलता ही रहता है। और इसमें क्या है, उद्योग बहुत बड़े बड़े होते हैं, और राज्य शोषण के चरम पर होता है जो है शोषण इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उद्योग जितना ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, उद्योग जितना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होंगे वहाँ पर, उतना ज़्यादा मजदूरों का शोषण होगा। और 5वां भी देख लेते हैं। मार्क्स का 5वां क्या है? साम्यवादी युग है। इसी का सिर्फ आदिम हटा देंगे, साम्यवादी युग है, है ना। तो ये क्या कहते हैं, इसमें होगा क्या कि उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा। वहाँ ना वर्ग होगा ना राज होगा, है ना। सभी का साझा नियंत्रण होगा, ना वर्ग होगा ना राज्य होगा, ना वर्ग होगा और ना ही राज्य होगा, ना वर्ग होगा ना राज्य होगा साम्यवादी युग में। ठीक है, और उत्पादन के जो साधन होंगे उन पर सबका साझा नियंत्रण होगा, यानी कि सब वहाँ बराबर होंगे, ना कोई अमीर होगा ना गरीब होगा, ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी युग की विशेषता है। क्या विशेषता है मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी युग? अभी हमने पढ़ा है, वर्ग नहीं था, राज्य नहीं था, सभी बराबर थे, उपयुक्त सभी। तो ना तो वहाँ वर्ग था ना राज्य था, और वहाँ जो प्रकृति के संसाधन थे उनका सब उपयोग करते थे, सभी उनका बराबर उपयोग करते थे। तो वहाँ उस समाज में सभी बराबर थे, मतलब ये सारी विशेषताएं थी। वर्ग भी नहीं था, राज्य भी नहीं था, और सभी बराबर थे। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साम्यवादी युग में कुछ पूंजीपति बचे रहते हैं, है ना, सभी पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं, बहुत पूंजीपति बचे रहते हैं, उपयुक्त में कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि साम्यवादी युग में पूंजीपति वहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या रहेंगे तो कितने रहेंगे। तो साम्यवादी युग में क्या होगा, कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे। मार्क्स क्या बताता है कि जो
समाजवादी युग में, ये समाजवादी युग, जो कि जब ये पूंजीवादी युग से ये मजदूर वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, तो क्रांति के बाद ये सीधा साम्यवादी युग नहीं जाएंगे, उसके बीच में एक ट्रांजैक्शन जो है पीरियड रहेगा, यानी कि पूंजीवादी युग से और साम्यवादी युग में जाने के लिए एक पीरियड रहेगा। ट्रांजैक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मतलब उधर तब्दील होने के लिए, इस व्यवस्था से उस व्यवस्था में तब्दील होने के लिए एक वहाँ पर पीरियड आएगा जिसको समाजवादी बोलेंगे, इसको समाजवादी बोलेंगे। इसमें क्या होगा, कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे और ये पूंजीपति, इन पूंजीपतियों को चुन चुन कर, जो सर्वहारा वर्ग होगा वो चुन चुन कर इनका जो है इनको नष्ट करेंगे। कैसे नष्ट करेंगे, जिस राज्य को ये पूंजीपति मजदूरों के खिलाफ यूज करते थे शोषण के यंत्र के रूप में, उसी राज्य की मशीनरी को यूज करके और ये इन पूंजीपतियों को समाप्त करेंगे। यानी कि उसी राज्य की जो मशीनरी हैं, जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, जो भी हैं, जो भी उसकी मशीनरी है, तो उसको, सिस्टम को यूज करके ये पूंजीपतियों को नष्ट करेंगे। और जब सारे पूंजीपति नष्ट हो जाएंगे तो ना वहाँ वर्ग होगा, ना राज्य होगा और सभी बराबर होंगे, तो साम्यवादी युग वहाँ पर, साम्यवादी जो है समाज वहाँ पर स्थापित हो जाएगा। तो ये समाजवादी, ये एक पीरियड आएगा बीच में, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच में ये पीरियड आएगा। ठीक है, क्रांति में, जब क्रांति होगी तो ऑप्शन आपका कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे। समाजवादी युग में कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे जिनका सर्वहारा वर्ग वो राज्य की मशीनरी को यूज कर करके इनका नष्ट करेगा। कुछ पूंजीपति जो बचे हैं उनको नष्ट कर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके ये बताया कि वर्ग संघर्ष सदियों से किस प्रकार विद्यमान है। ये किसने कहा, कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने वर्ग संघर्ष की व्याख्या करके वर्ग संघर्ष को मतलब क्या किया है कि पैदा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ उसकी व्याख्या किया है कि कैसे ये सदियों का, आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है वर्ग संघर्ष। ये किसने कहा है, तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने कहा, या वी लेनिन ने कहा, या स्टालिन ने कहा, या ट्रोट्स्की ने कहा। किसने कहा है, तो ये कहा गया है किसके, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। जबकि वी लेनिन कहते हैं कि जो है शोषण एक क्या है, असाध्य अभिव्यक्ति है और ये मतलब राज्य में बना रहेगा। तो ये शोषण जो है एक वर्ग संघर्ष, एक असाध्य अभिव्यक्ति है और ये बनी रहेगी। राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है, अर्थात वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए संघर्ष भी किसी न किसी रूप में चलता ही रहेगा और राज्य भी किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। इसलिए ये कहते हैं कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। जबकि स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया और ट्रोट्स्की ने क्या कहा था कि निरंतर क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मार्क्स के अनुसार विकास का मुख्य प्रेरक तत्व है। तो विकास का, जो समाज के विकास का मुख्य प्रेरक तत्व क्या होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है ए उत्पादन के साधन, या भौतिक साधन, या वर्ग संघर्ष, या उपर्युक्त सभी। तो मार्क्स के अनुसार जो है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष ही जो है जो समाज के विकास का मुख्य प्रेरक तत्व होता है। ठीक है, वर्ग संघर्ष, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। तो ये किसने कहा, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है, किसके द्वारा कहा गया है ये, कार्ल मार्क्स द्वारा, या वी लेनिन द्वारा, या स्टालिन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है, तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला है, कार्ल मार्क्स द्वारा ये बोला गया है। और देखते हैं आगे, ये एक और कहते हैं कि जो राज्य है ये पूंजीपतियों की बनाई हुई क्या है, एक संस्था है। राज्य क्या है, पूंजीपतियों की बनाई हुई संस्था है, जिससे वो अपने हित का संरक्षण कर सके और
वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, इनका शोषण कर सकें इस मशीनरी के थ्रू। एक इनका ये भी कथन है कि राज्य जो है पूंजीपतियों की बनाई हुई संस्था है, तो ये कृत्रिम है, ये बोलते हैं। तो मार्क्स ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्क्स के विचारों का मूल आधार क्या है? जो मार्क्स के विचार हैं इसका मूल आधार क्या है? द्वंद्वात्मकता है, या भौतिकवाद है, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, या वर्ग संघर्ष है। तो जो अगर हम बात करें मार्क्स के विचारों का मूल आधार क्या है, यानी कि इनके विचारों का बेस क्या है, किन पर किस जो है थॉट है, किस जो एक प्रकार से इनका जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जो इनके विचार हैं, वो किस पर आधारित हैं? तो वो किस पर आधारित हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी पर आधारित हैं इनके विचार। जबकि द्वंद्वात्मक इस पद्धति के थ्रू इन्होंने क्या किया? राज्य का अनुसंधान किया था। और भौतिकवाद शब्द किससे लिया था? भौतिकवाद शब्द इन्होंने फ्यूरबैक से लिया था। द्वंद्वात्मक शब्द इन्होंने हेगल से लिया था। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि ये दोनों शब्द जो है मिला करके इनके विचारों का मूल आधार है। ये फ्यूरबैक और हेगल से बहुत प्रभावित थे। अगर हम वर्ग संघर्ष की बात करें तो ये समाज के विकास का जो एक प्रमुख मेन प्रेरक तत्व है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसमें सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने संसद को गप्प मारने की दुकान एवं सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया है? किसने कहा है संसद को गप्प मारने की दुकान और पूंजीपतियों का वकील, और मतलब सांसदों को पूंजीपतियों का वकील? तो वी लेनिन ने कहा है ऐसा, या जे.एस. मिल ने कहा है, या कार्ल मार्क्स ने कहा है, या माओ ने कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने ये बोला है संसद को गप मारने की दुकान एवं सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया है। जबकि जे.एस. मिल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपनी बुक ऑन लिबर्टी में दिया है। ऑन लिबर्टी में इन्होंने अपने ये विचार दिए हैं। ठीक है, जबकि माओ कहते हैं शक्ति बंदूक, ये शक्ति के समर्थक हैं, तो ये कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका फेमस कथन है। ठीक है, और वी लेनिन क्या है? वी लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो है क्या किया था? बोल्शेविक दल की स्थापना की थी। बोल्शेविक दल की स्थापना की थी और इसी दल की स्थापना करके इन्होंने रूसी क्रांति लाई थी। कब लाई थी? 1917 में। ठीक है, इन्होंने रूसी क्रांति की थी इसी दल के माध्यम से। ठीक है, बोल्शेविक दल। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है? स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है वी लेनिन की, कार्ल मार्क्स की, स्टालिन की, ट्रॉट्स्की की। तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन वी लेनिन की पुस्तक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि कार्ल मार्क्स की क्या है? गोथा प्रोग्राम है। स्टालिन का जो है अगर फेमस नाम देखते हैं हम तो स्टालिन का वही है एक देश में समाजवाद। जबकि ट्रॉट्स्की का है कि निरंतर क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। तो ये सब इनसे रिलेटेड हो गए। वी लेनिन ने की बुक ये है स्टेट एंड रिवोल्यूशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका मानना था कि सर्वप्रथम रूस ने साम्यवाद की स्थापना की जाए और जब रूस प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा और धीरे धीरे सभी देशों में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी? ये किसने कहा था? धीरे धीरे सभी देशों में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, ये किसने कहा था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने कहा, वी लेनिन ने कहा, स्टालिन ने कहा, या ट्रॉट्स्की ने कहा। तो ये वी लेनिन का कथन है। इन्होंने कहा था कि जो है सबसे पहले रूस में जो है साम्यवाद की स्थापना की जाएगी, फिर जो है ये प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा और फिर पूरे विश्व में स्थापना हो जाएगी, साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ऐसा वी लेनिन के द्वारा
कहा गया है। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं हे मजदूरों इकट्ठा हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए विश्व भरा पड़ा है, ऐसा इनका मानना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेनिन अपने दल को क्या कहा? लेनिन ने अपने दल को क्या कहा? समाजवादी दल कहा, या साम्यवादी दल कहा, या वर्गविहीन दल कहा, या राज्यविहीन दल कहा? तो लेनिन ने अपने जो दल को समाजवादी दल कहा था, जबकि साम्यवादी समाज की जो स्थापना मार्क्स करना चाहते थे और वो मार्क्स जो है वर्गविहीन समाज चाहते थे और राज्यविहीन समाज चाहते थे। तो दल नहीं, यहाँ पर समाज होगा। तो ये सब जो है मार्क्स की अवधारणाएं थी। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है, या स्टालिन की है, या वी लेनिन की है, या कार्ल मार्क्स की है? तो आपको बताना है ये पुस्तक है किसकी। तो वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट पुस्तक है वी लेनिन की। नो सॉरी, वी लेनिन की नहीं होगी ये। तो वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट वी लेनिन की तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन है। वी लेनिन की क्या है देख लेते हैं। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये इनकी पुस्तक है। और ये कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। जबकि एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इन्होंने अपने इस बुक के अंदर क्या है, राज्य की अहस्तक्षेप नीति का इन्होंने जो है नीति का समर्थन किया था या विचार दिए थे। ठीक है, विचार दिए इसी बुक में इन्होंने दिए थे कि राज्य को जो है आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार में जो है व्यक्तियों को खुला छोड़ दो। जब अपनी अपनी आय में सभी वृद्धि कर लेंगे तो नेशन की आय की वृद्धि अपने आप हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। तो देखते हैं ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। ये वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। इनकी और पुस्तकें हैं जिसमें गोथा प्रोग्राम है और बहुत सारी पुस्तक हैं। कौन कौन सी हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है एंड दास कैपिटल है, और जो है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब इनकी खास पुस्तकें हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ये कार्ल मार्क्स ने बोला है, या माओ ने बोला है, या लेनिन ने बोला है, या महात्मा गांधी ने बोला है? तो ये जो है वाक्य कार्ल मार्क्स द्वारा बोला गया है। ठीक है, इन्होंने ही इसमें बोला है। और अगर हम माओ की बात करें तो ये कहते हैं ये शक्ति के समर्थक हैं, तो कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। लेनिन जो है बोल्शेविक दल के संस्थापक हैं और इन्होंने रूसी क्रांति करके और जो ये मार्क्सवाद का समाजवाद था, इसको एक क्या है व्यवहारिक रूप दिया। इसलिए ये क्या बोले जाते हैं, ये ऑप्शन में मैंने कई बार इसके पहले भी आपको बता रखा है। तो इसका बताएं लेनिन क्या बोले जाते हैं। इन्होंने मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप दिया, तो इनको बोला क्या जाता है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन है, या कार्ल मार्क्स हैं, या हीगल हैं, या स्पेंसर हैं? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स, है ना। और रॉबर्ट ओवन को क्या कहा जाता है? काल्पनिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। ठीक है, काल्पनिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। अगर हम स्पेंसर की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक बोला जाता है। व्यक्तिवाद का जनक बोला जाता है। अगर हीगल की बात करें
तो हीगल जो है राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं ईश्वर जो है राज्य ईश्वर का राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये सब इनके फेमस कथन हैं अगर हम हीगल की बात करते हैं तो। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आता है? कौन सा सिद्धांत आता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आता है, या ऐतिहासिक भौतिकवाद आता है, या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आता है, या उपर्युक्त सभी? कौन सा आता है ये आपको बताना है। तो निम्न में से अगर वैज्ञानिक समाजवाद की हम बात करते हैं तो ये सभी आते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी आता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी आता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी आता है, और एक और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ना, ये भी आता है। और जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है इसको हम और किन नामों से जानते हैं? इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ठीक है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या इससे भी जानते हैं, या फिर एक और बोल देते हैं आर्थिक नियतिवाद, है ना। इस कभी क्या होता है कि ये सारे वर्ड दे देता है, आंसर वही निकल के आना, लेकिन हम यहीं घूम के रह जाते हैं कि इसके नाम चेंज कर दिए तो हम घूमते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आर्थिक नियतिवाद, इसलिए नाम को पक्का पता कर लो क्या क्या नाम है इनके। आर्थिक नियतिवाद से के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसको इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं। तो देखते हैं अगला, ये ऑप्शन इसमें दिया मैंने, हाँ सभी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी हैं रिलेटेड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये चौथा यहाँ 3 वहाँ पर दिए हैं, चौथा मैंने यहाँ दे दिया है, वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके अनुसार राज्य पूंजीपतियों की रचना है? किसके अनुसार राज्य पूंजीपतियों की रचना है? तो लेनिन के अनुसार है, या कार्ल मार्क्स के अनुसार है? कार्ल मार्क्स के अनुसार है, या स्टालिन के अनुसार है, या रस्किन के अनुसार है? तो राज्य पूंजीपतियों की रचना है, ये कार्ल मार्क्स महोदय ने बोला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स के अनुसार उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति का वाद शब्द है। जो वाद शब्द है द्वंद्वात्मक पद्धति में, इनकी द्वंद्वात्मक पद्धति है कैसी? वाद, प्रतिवाद, संवाद, है ना, ऐसी है। तो जो वाद शब्द है उसका मीनिंग यहाँ पर पूछ रहा है कि वाद शब्द का मतलब क्या है। जो मार्क्स के अनुसार उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति का वाद शब्द है, यानी कि वाद शब्द का किससे संबंधित है? जो ये निम्न में दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से उठाना है आपको। ऑप्शन ए है प्रारंभिक वस्तु है, या प्रतिक्रिया है, या सत्य तत्व है, या उपर्युक्त सभी है। तो वाद शब्द है, तो वाद को हम चलो समझ ही लेते हैं। जो इनका है द्वंद्वात्मक पद्धति, इसमें क्या होता है? वाद होता है, फिर क्या होता है? प्रतिवाद होता है, वाद प्रतिवाद, और फिर जो है इन दोनों से जो सत्य अंश बचता है वो संवाद कहलाता है, ठीक है। तो वाद का ये प्रारंभिक वस्तु है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वाद में क्या होता है? ये प्रारंभिक वस्तु होता है। प्रतिवाद क्या होता है? उसकी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। फिर इन दोनों में संघर्ष होता है, जो सत्य तत्व बचता है तो वो संवाद हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, जो सत्य तत्व बचता है वो संवाद हो जाता है। तो इसके सारे जो है आप देख लें, वाद, प्रतिवाद, संवाद, कभी इधर से पूछ देगा, कभी यहाँ से पूछ देगा, और आंसर घूम फिर के यही आना है। अगर आप सब कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आंसर देने में सक्षम रहेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन आपका वाद जो है प्रारंभिक वस्तु है तो इससे संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर फूल की कल्पना तो की, लेकिन इसके लिए ज़मीन नहीं तैयार की। किसने कहा? वेपर महोदय ने कहा है, या वाहन ने कहा है, या मैक्सी ने कहा है, या चार्ल्स फेरियर ने कहा है? किसने कहा है? तो ये कहा गया है वेपर के द्वारा, वेपर ने ऐसा कहा है। और जबकि अगर हम चार्ल्स
फ्यूरियर की बात करें तो ये कौन है? ये समर्थक हैं किसके? जो काल्पनिक समाजवादी थे, काल्पनिक समाज जो था, समाज, उसके ये समर्थक हैं। ठीक है, समर्थक हैं उसी के। तो काल्पनिक समाज के ये समर्थक हैं। और इसके जनक कौन है? जनक रॉबर्ट ओवेन है। और ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था वेपर ने कहा था, कि वेपर के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट किए। तो मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और टॉपिक्स भी जो कि मैं अपलोड करती रहती हूँ उसके साथ। यदि आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।